आज अपना टॉपिक रहेगा उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन। उपसहसंयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है और जो लिगेंड है, इन लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य कौन सा आकर्षण है? लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से किस आकर्षण के द्वारा अर्थात किस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में ये 4 सिद्धांत बताते हैं। पहला सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा सिद्धांत है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीसरा सिद्धांत है अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। और चौथा है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, LFT। ये 4 वो सिद्धांत हैं जो उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन यानी किस प्रकार से केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड जुड़े हुए हैं, इनके बारे में बताते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ ये जो 2 सिद्धांत ऊपर लिखे हुए हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत हमारे 12th क्लास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है। ये जो 2 नीचे लिखे हुए हैं अणु कक्षक सिद्धांत और लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, इनको हम आगे BSc में पढ़ते हैं। तो अभी हम केवल 2 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, संयोजकता बंध सिद्धांत VBT और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT। सबसे पहले अपन बात करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत VBT के बारे में। तो देखिए यहां कुछ नियम हैं। पहला यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिगेंडों की संख्या के अनुसार, लिगेंडों की संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो S कक्षक, P कक्षक या D कक्षक रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है लिगेंडों को, ताकि लिगेंड उन रिक्त कक्षकों में अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भरकर उपसहसंयोजक बंध का क्या करें, निर्माण। तो सबसे पहली बात यही है कि इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। अब साहब वो रिक्त कक्षक S कक्षक, P कक्षक या D कक्षक, और रिक्त कक्षक जो उपलब्ध करवाएगा वो लिगेंडों की संख्या के अनुसार होगा। और उन रिक्त कक्षकों में जो लिगेंड है वो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को भरकर केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। अब साहब दूसरी बात यह है कि जो रिक्त कक्षक हैं वो S कक्षक, P कक्षक, आयतन कोश का S कक्षक, आयतन कोश का P कक्षक और D कक्षक। अब ये जो D कक्षक है, D कक्षक ये उपांतय कोश का भी हो सकता है, यानी N-1 D कक्षक भी हो सकते हैं, और बाह्यतम कोश का भी D कक्षक हो सकता है, यानी N कक्षक के भी हो सकते हैं। अगली बात यह है कि ये जो रिक्त कक्षक हैं S कक्षक, P कक्षक और D कक्षक, अब चूंकि इनकी ज्यामिति अलग अलग है, S कक्षक गोलाकार होता है, P कक्षक डमलाकार होता है, D कक्षक द्विडमलाकार होता है, इनकी ऊर्जा भी समान नहीं है। तो ये कक्षक जो रिक्त कक्षक है केंद्रीय धातु परमाणु के, ये कक्षक आपस में मिलते हैं और मिलकर
समान ऊर्जा व समान ज्यामिति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रम हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, संकरण कहलाता है। अब साहब अगला क्या होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके तो रिक्त संकृत कक्षक, जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं, और जो लीगेंड है, लीगेंड का वह कक्षक जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, लीगेंड का वह कक्षक जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो लोन पेयर युक्त कक्षक, ये आपस में अतिव्यापन करेंगे, ये आपस में अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण होगा। चूंकि यहाँ जो बंध बन रहा है उस बंध में आप देखिए कि एक तरफ का जो कक्षक है वो तो रिक्त है और दूसरा जो कक्षक है अतिव्यापन में भाग ले रहा है उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो बंध निर्माण में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक के काम में आ रहे हैं, तो ये उपसय संयोजक बंध हुआ। तो आप देखिए, मैं दोबारा से बताता हूं, क्योंकि बोर्ड पर पूरे नियम नहीं लिख सकता, मैंने आपको बोल के नियम बताए हैं, आप किताब में नियमों को पढ़ सकते हो, उसके मेरे वीडियो को देखते चलो और किताब में नियम पढ़ते चलो। पहला, केंद्रीय धातु परमाणु लीगेंडों की संख्या के अनुसार बाह्यतम कोश का S, P और D कक्षक रिक्त उपलब्ध करवाता है। अब D कक्षक बाह्यतम कोश का भी हो सकता है और D कक्षक उपांतय कोश का भी हो सकता है। अब मान लो लीगेंड जुड़ रहे आ रहे 6, तो केंद्रीय धातु परमाणु 6 कक्षक रिक्त उपलब्ध करवाएगा। फिर क्या होगा, लीगेंडों के जुड़ने से पहले की घटना बता रहा हूं। केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक हैं ये भिन्न भिन्न ज्यामिति और भिन्न भिन्न ऊर्जा के हैं, ये आपस में मिलेंगे, इनमें संकरण होगा और संकरण के फलस्वरूप समान ऊर्जा और समान ज्यामिति के नए संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। ये संकृत कक्षक रिक्त होंगे और किसके होंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के होंगे। अब साहब जो लीगेंड है, लीगेंड का वह कक्षक जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, वो कक्षक केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा और अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार VBT ये कहता है कि उपसय संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लीगेंडों के मध्य उपसय संयोजक बंध का निर्माण होता है। ये कुछ नियम है, इन नियमों को किताब में से पढ़ना है। अब मैं आपके सामने इन नियमों के आधारित उदाहरण बताता हूं। देखिए, ये उपसय संयोजक यौगिक है। VBT के अनुसार इसमें हमें संकरण बताना है कि कौन सा संकरण हुआ है, किस प्रकार बंधों का निर्माण हुआ है। तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे 2 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि इस यौगिक में संकरण, इस यौगिक की ज्यामिति बताइए, संकरण और ज्यामिति। तो VBT के अनुसार इसे कैसे हल हम करेंगे। आप देखिए, यहां सबसे पहले आपको एक शॉर्टकट में तरीका बता रहा हूं, कोई किताबों में नहीं लिखा होता है,
परंतु अपन हल करने के लिए, ताकि अपना सरलता से हल हो जाए, इसके लिए एक शॉर्ट तरीका है। एक बात हमें दिमाग में याद रखनी है, एक होती है उपसय संयोजन संख्या और इधर है संकरण और इधर है ज्यामिति। यदि उपसय संयोजन संख्या 6 हो, 6, तो संकरण sp3d2 या d2sp3 हो सकता है। अगर उपसय संयोजन संख्या 6 है तो संकरण sp3d2 या d2sp3 हो सकता है। और जब यह संकरण होता है तो ज्यामिति अष्टफलकीय बनती है। यदि उपसय संयोजन संख्या 4 है तो संकरण sp3 या dsp2 हो सकता है। sp3 संकरण होगा, ज्यामितीय चतुष्फलकीय बनेगी, और dsp2 होगा तो वर्ग समतलीय बनेगी। यदि ये सारणी आपको याद है तो आप इसमें गलत नहीं कर सकते, पेपर में आप पूरा सही करके आओगे। अब जैसे मान लो मुझसे प्रश्न पूछा कि इसमें कौन सा संकरण है और इसकी ज्यामिति क्या है, वीवीटी के आधार पर समझाइए। तो देखो मैं कैसे हल करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ उपसय संयोजन संख्या कितनी है। तो यहाँ NH3 एक तंतु लिगेंड है, एक लिगेंड एक बंध बनाता है, 6 लिगेंड 6 बंध बनाएंगे, अर्थात उपसय संयोजन संख्या 6 है। अर्थात इस यौगिक में या तो sp3d2 संकरण है या d2sp3 है। इन दोनों में से कोई न कोई सा एक संकरण इस यौगिक में है। अब साहब भायतम कोश का S कक्षक, भायतम कोश के 3 p कक्षक और भायतम कोश के 2 d कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। मैं बताया था नियमों में कि वो S कक्षक, p कक्षक या d कक्षक रिक्त उपलब्ध करवाएगा। क्या ऐसे भी हो सकता है कि अंदर के 2 d कक्षक उपांत्य कोश के, भायतम कोश का S कक्षक और भायतम कोश के 3 p कक्षक। अब यह अगला कंफ्यूजन पैदा हो गया कि साहब अंदर वाला d कक्षक संकरण में भाग लेगा या बाहर वाला। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, Cl Br I L, ये दुर्बल लिगेंड है। ये जब उपस्थित होते हैं तो बाहर वाला डी कक्षक संकरण में भाग लेता है। NH3 H2O Cl ये प्रबल लिगेंड है। जब ये उपस्थित हो तो अंदर वाला डी कक्षक संकरण में भाग लेता है। तो अब आप देखते ही बता सकते हो कि इस यौगिक में संकरण कौन सा है, D2sp3। अब मान लो ये प्रश्न किसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता कि इसमें संकरण कौन सा है, A B C D 4 ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कंपटीशन की क्लास में आते हैं, तो हम इस सारणी से इसका तुरंत जवाब दे देते कि साहब इसमें D2sp3 संकरण है। परंतु हम यह कंपटीशन की बात नहीं कर रहे, हमें पूरा वीवीटी सिद्धांत के आधार पर बताना है। तो आप देखिए मैं इसे कैसे हल करूंगा। सबसे पहले हल करने का तरीका देखो, आप 2 नंबर का प्रश्न कैसे हल करेंगे। सबसे पहले कोबाल्ट की
ऑक्सीकरण अवस्था माना x, x प्लस 6 गुणा 0 बराबर प्लस 3, तो x बराबर प्लस 3। तो x यानी कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था में प्लस 3 है। अब कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना? 27। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो 3d7 4s2 ये लास्ट में। अब चूंकि लास्ट में चौथा कोष प्रारंभ हो चुका है, तो चौथे कोष में 4p भी होगा और 4d भी होगा। अब चूंकि यह कोबाल्ट ना होकर कोबाल्ट प्लस 3 आयन है, तो कोबाल्ट प्लस 3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 2 तो s में से निकल गया, 1 d में से निकल गया, 3d6 4s0 4p0 4d0। अब बालकों मैंने क्या बताया, आपने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि सर इसमें अंदर का d कक्षक और बाहर का s और बाहर का p कक्षक भाग लेगा। तो ये अंदर का d कक्षक है, आप बना लो इसे, ये 5d कक्षक हो गए। नीचे लिख दिया 3d, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4d हमें काम लिखना नहीं है क्योंकि बाहर का d कक्षक संकरण में भाग नहीं लेगा, केवल अंदर का लेगा, तो इसको आप मत लिखो। अब देखिए 3 तो p कक्षक खाली चाहिए जो है। मैंने क्या बोला पहला नियम कि केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों की संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। लिगेंड 6 है तो 3 तो ये रहे रिक्त, ये चौथा रिक्त। अब d के 2 कक्षक रिक्त चाहिए, तो ये तो है मूल अवस्था। अब क्या होगा साहब, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, दो खाली, 4s खाली, 4p खाली। ये कौन सी अवस्था है? उत्तेजित अवस्था। अब अगला मैंने क्या बताया कि जो केंद्रीय धातु आयन के जो कक्षक हैं वो अब आपस में मिलेंगे और मिलकर संकरण में भाग लेंगे, जिससे समान ऊर्जा और समान ज्यामिति के नए संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। तो आप देखिए 2 तो d, 1 s और तीनों p कक्षक आपस में मिलेंगे और संकरण में भाग लेंगे। संकरण का नाम होगा D2sp3 संकरण। ये तीर लगा के मैंने बता दी, यहां से प्रारंभ में मानता है। अब आप आगे देखिए, ये तो 3 वो कक्षक हैं जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया, तो इनको तो अपन बोलेंगे असंकरित कक्षक। और 1 2 3 4 5 6 ये वो कक्षक हैं जो संकरित हैं। और इनका नाम हो जाएगा D2sp3
संकृत कक्षक। क्लियर? अब साहब क्या होगा, केंद्रीय धातु आयन के ये संकृत रिक्त कक्षक और लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तो एक बार तो मैं आपको खुल के बता देता हूं विस्तृत, परंतु हमको इतना करना नहीं है पेपर में। देखिए आप, ये तो है कोबाल्ट +3, ये 6 संकृत कक्षक हैं, 1 11 2 3 4, एक इधर और एक उधर, 5 और 6। ये कोबाल्ट के रिक्त संकृत कक्षक अष्टफलकीय विन्यास में व्यवस्थित हो गए। अब साहब लिगेंड कौन, NH3, ये वो कक्षक है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षक और कोबाल्ट +3 यानी केंद्रीय धातु एंड रिक्त संकृत कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे और सिग्मा बंध का क्या हो जाएगा, निर्माण। ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ये और ये। परंतु हमें बोर्ड के एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिखना है, ये सब आप 11वीं क्लास में पढ़ भी चुके हो। अपन को डायरेक्ट ऐसे करना है, 6 लिगेंड हैं, NH3 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 और NH3। नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब तीर के द्वारा इस प्रकार से दर्शाया और ये इलेक्ट्रॉन युग्म भर गए इसमें। इसी प्रकार इधर भी तीर के द्वारा दर्शाया, ये तीर जो है ये इस बात को बता रहा है कि नाइट्रोजन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अब केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में भरे जा चुके हैं और उससे संगत बंध का निर्माण हो गया। मैंने अभी बताया था ज्यामिति बड़ी अष्टफलकीय है, तो बीच में तो साहब कोबाल्ट, इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3 और इधर NH3। ये प्रत्येक बंध VBT के अनुसार उपसहसंयोजक बंध है। इसको ऐसे चौक और ब्रैकेट में बंद कर दिया और ऊपर लिख दिया +3। ये जरूरी है, नहीं लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा। अब आप देखिए जो हमसे पूछा गया था कि साहब संकरण बताइए, संकरण कौन सा है, D2sp3। ज्यामिति कैसी बनी साहब, अष्टफलकीय है। और एक चीज और है, जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, यह सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिक की चुंबकीय प्रकृति के बारे में भी बताता है। यदि असंकृत कक्षक और संकृत कक्षक इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अकेला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वह यौगिक अनुचुंबकीय होगा। और यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो वो यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा। आप देखिए
युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित, युग्मित और उधर सब युग्मित। अर्थात इस संकुल में केंद्रीय धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसकी प्रकृति प्रति चुंबकीय होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रोसीजर है जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, ये पूरा 2 नंबर का एक प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। कोई भी आपको सेशन में यौगिक दे देगा और वीबीटी के अनुसार उसकी संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति पूछेगा। आप तरीका देखिए, इसी तरीके के अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, फिर उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल बाह्यतम कोश का ही लिखना है, उसके साथ उपांतर कोश के डी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है। अब पहले मूल अवस्था, फिर उसकी उत्तेजित अवस्था, जितने कक्षक हमें खाली करने हैं उसी के अनुसार लिगेंडों की संख्या के अनुसार संकरण हो जाएगा और जिस हिसाब से संकरण होगा, जो संकरण होगा उसी के आधार पर ज्यामिति बढ़ेगी। यदि कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अनुचुंबकीय प्रकृति होगी, नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होगी। अब एक बात और है, आप देखिए, यदि किसी संकुल में अंदर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं संकरण में उपांतर कोश के n-1 डी कक्षक भाग लेते हैं तो वो संकुल निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा। और यदि बाह्यतम कोश का डी कक्षक भाग ले रहा है तो वो कहलाएगा उच्च चक्रण संकुल। अब आप देखिए, यहां अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, तो यह संकुल कहलाएगा निम्न चक्रण संकुल। ये एक उदाहरण है। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण और बताता हूं आपको। देखिए, अगला उदाहरण है और प्रश्न वही है, इस संकुल में वीबीटी के अनुसार संकरण और ज्यामिति बताइए। अब आप देखिए, यहाँ उपसहसंयोजन संख्या 6 है। उपसहसंयोजन संख्या जब 6 होती है, मैंने सारणी में बताया था संकरण D2sp3 या sp3D2 होता है। अब चूंकि यहाँ लिगेंड F- है, मैंने आपको बताया जब लिगेंड F-, Br-, Cl- और I- होता है तो बाहर का डी कक्षक संकरण में भाग लेता है, अर्थात इस संकुल में संकरण होगा sp3D2। अंदर का डी कक्षक और बाहर का डी कक्षक ये निर्भर करता है लिगेंड पर। तो अब हमें ये तो मालूम चल ही गया, हमने शॉर्टकट पता लगा लिया कि इसमें संकरण होगा sp3D2। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। तो X क्लोराइड की होती है -1 बराबर -3, x -6 बराबर -3, x बराबर 6 -3, तो x बराबर +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीजन अंक +3 है। अब इसके बाद कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। परमाणु क्रमांक 27 होता है। मैंने आपसे बोला है कि केवल बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो इसका हो जाएगा 3d7 4s2 4p0 4d0। चूंकि यहाँ कोबाल्ट ना होकर कोबाल्ट +3 है, तो इसका हो जाएगा 3d6 4s0 4p0 4d0।
अब आप देखिए ये तो 3D, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, नीचे 3D लिख दिया। ये 4s, ये 4p, या 4D भी बनाना है क्योंकि जो संकरण आप लोगे उसमें बाहर का डी कक्षक काम आएगा, तो ये सब 4D। संकरण है sp3d2, s रिक्त है, p तीनों रिक्त है और दो बाह्यतम डी कक्षक के दोनों डी कक्षक रिक्त हैं, तो ये संकरण हो गया sp3d2 संकरण। अब आप देखिए ये तो वो कक्षक हैं जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया, 3D 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 संकरित कक्षक है। इन्हें हम बोलेंगे sp3d2 संकरित कक्षक। अब साहब लिगेंड कौन है? F-, तो ये F- फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि माइनस है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दूसरा F-, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो प्रत्येक के पास देखिए आप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। अब मैंने क्या बताया कि प्रत्येक लिगेंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। संकरण है sp3d2, ज्यामिति बनेगी अष्टफलकीय, इधर लिखा कोबाल्ट, ये 4 बंध एक तल में, F F F, इधर F इधर F इधर F, इसको चौकोर ब्रैकेट में बंद किया, ऊपर लिख दिया -3, तो साफ संकरण हो गया sp3d2, ज्यामिति हो गई अष्टफलकीय, देखिए आप असंकृत कक्षक में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने के कारण संकुल अनुचुंबकीय होगा और लास्ट अंदर वाले डी कक्षक भाग ना लेकर बाहर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए यह संकुल उच्च चक्रण संकुल कहलाएगा। कल की क्लास में फिर दोबारा हम पढ़ेंगे, परंतु उदाहरण होगा वर्ग समतलीय यौगिकों का, इसलिए आज आप किताब में से VBT सिद्धांत के नियमों को पढ़ोगे, जिससे ये उदाहरण आपके और अच्छी तरह समझ में आएंगे।